ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। बुरा व्यक्ति उस समय और भी बुरा हो जाता जब वह अच्छा होने का ढोंग रचता है। ये किसने कहा है? फ्रांसिस बेकन ने कहा है। व्यवस्था में जवाबदेही की दरकार भारतीय राजनीति के चेहरे को पहचानना अब आसान नहीं है। नेता जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके पास नारों में भूख मिटाने और बेरोजगारों को नौकरियां देने के वादे शामिल रहते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर देने के भी पुरजोर दावे होते हैं, मगर जब वे सत्ता में आते हैं तो इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। विचित्र बात यह है कि पद संभालते ही उनका एक प्रिय संदेश होता है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तब जिस लोक कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना भी प्रस्तुत करते हैं उसमें किसी को भी भूख से ना मरने देने की गारंटी तो होती है, लेकिन नौकरियां देने का कोई संकल्प नहीं होता है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। देश को डिजिटल और कृत्रिम मेधा में सर्वश्रेष्ठ बना देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब आप देखिए, इतने हर राज्य कानून बना रहे हैं कि इतना कठिन कानून बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी सरकार ये लिख के नहीं दे सकती है कि आगे आने वाला पेपर होगा, जो भी पेपर होगा उसमें धांधली नहीं होगी, उसमें लीक की घटना नहीं होगी। सत्तारूढ़ नेताओं के प्रिय वाक्यों में एक यह भी रहता है कि इस बार बरसात का सामना करने के लिए हमें तैयार हैं और जनता को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल भराव को रोकने और जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय कर लिए गए हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। ज्यादातर रास्तों पर बने गड्ढे अंधे कुएं में बदल जाते हैं। हरियाणा का गुरुग्राम औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से आधुनिक है, और यहां भी यह हाल है कि पिछले दिनों 2 घंटे की तेज बारिश से इलाका जलमग्न हो गया। इससे पता चलता है कि हमारी व्यवस्था किस कदर विफल है। देश भ्रष्टाचार के दलदल में अगर डूबा तो इसके लिए जिम्मेदार वे नेता हैं जो यह दावा करते आए हैं कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर उसे होने देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ नेता अवश्य पकड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं पाया गया कि किसी को बड़ी सजा दी गई हो और उसकी दूरगामी प्रभाव पड़ा हो। दूसरी ओर राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए नियम बनाती हैं, लेकिन जब वे असुविधा पैदा करने लगते हैं तो भ्रष्ट आचरण शुरू हो जाता है। हर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए चांदी के पहिए लगाए जाते हैं, और इनको ढोने वाले बीच के लोग भी इस संस्कृति के वाहक बन जाते हैं। और इस लिहाज से देखें तो मानसून में जल भराव न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही बल्कि भ्रष्ट तौर तरीके अपनाने वाले तंत्र की कलई भी खोलते हैं। और आप कहिए कि अगर कोई कहे कि हमें मालूम नहीं कि भ्रष्टाचार यहाँ है, भ्रष्टाचार यहाँ है, तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दिन में निकल जाएंगे ना, कोई काम करवाना होगा, तो 2-4 जगह आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। बिना लिए दिए कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं आप। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश से लिया जा सकता है। यहाँ 4200 करोड़, कितना, 4200 करोड़ रुपए की लागत से 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ समय पहले हुआ था। तब इसे राज्य में आवागमन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया था। यह भी कहा गया कि इस मार्ग से यात्रा करने में समय की बहुत बचत होगी, मगर जब बारिश हुई तो जिस एक्सप्रेसवे को बरसों तक चलना था वह 1 महीने में ही धंस गया। दावा किया गया कि राजमार्ग आधुनिक तरीके से बनाया गया। 4200 करोड़ रुपए से बनी सड़क 42 दिन भी नहीं चल पाई। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, कितनी ईमानदारी से काम हुआ होगा। यह भी कहा गया है कि अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत में पहली बार नई तकनीक से सड़क बनी है, मगर क्या वजह है रही कि इस मार्ग पर बारिश पड़ते ही उन्नाव से लखनऊ के बीच 45 किलोमीटर के हिस्से में इतनी टूट-फूट हो गई कि 40 जगह उसकी मरम्मत कराने की जरूरत पड़ गई। आज कहीं से कोई सवाल नहीं उठता। इस बार भी किसी ने नहीं पूछा कि जिस सड़क को मजबूत बनाने का दावा किया गया वह निर्माण के 1 महीने से भी कम समय में कैसे खराब हो गई। किन ठेकेदारों ने इसे बनाया और किन अधिकारियों ने इसके गुणवत्तापूर्ण
गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मंजूरी दी। सवाल कोई नहीं पूछेगा, कोई पूछ भी लेगा तो उसे जवाब नहीं मिलेगा। इस मामले में बस इतना भर हुआ कि मरम्मत पूरी होने के तक टोल टैक्स लेना बंद कर दिया गया, ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया। मगर सवाल यह है कि एक्सप्रेसवे पर आवागमन शुरू करने के लिए जिन अफसरों ने हरी झंडी दिखाई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि अब जांच होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की कीमत उस जांच को खा जाएगी। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी जगह यही हाल है। और आप सब जानते हैं कि जब कोई ठेकेदार ठेका लेता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि कितना इसमें से बचाया जा सकता है, कितना फायदा लिया जा सकता है, और इसीलिए वो घटिया क्वालिटी का सब सामान उपयोग करता है उसमें। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश, ये हमारा प्यारा भारत है, ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। आज जहां भी बारिश होती है, शहरों के नियंत्रण कक्ष में गंदे पानी की आपूर्ति से लेकर जल भराव की शिकायतों का अंबार लग जाता है। यह देश में आम नजारा है कि 1 घंटा बारिश होती है और 3-4 घंटे तक सड़क पर पानी जमा रहता है। ऐसी तस्वीरें पंजाब से लेकर दिल्ली और बिहार से लेकर मुंबई तक में आमतौर पर दिखाई देती हैं। जल भराव की वजह यह है कि नालों और सीवर के समय पर सफाई नहीं होती है। उखड़ी हुई सड़कों की मानसून से पहले मरम्मत नहीं होती है। विचित्र बात है कि बरसात के दिनों में ही नई योजनाएं शुरू होती हैं। दूसरी ओर नदी नालों से लेकर बांधों तक से गाद नहीं हटाई जाती है। अलबत्ता वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है, और इसकी वजह समझना कोई मुश्किल नहीं है। आज देश में विकास के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस क्रम में भ्रष्ट तंत्र ने बाधाएं भी खड़ी की हैं। जहां जहां नई बस्तियां विकसित की गई और उसकी आड़ में नदियों के किनारे अतिक्रमण कर रिहायशी इमारतें भी बनाई गई। विकास योजनाओं में लापरवाही बरती गई। नालों की सफाई में घोटाले का नतीजा यह है कि बारिश में सड़कें लबालब भर जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुग्राम में दिखता है। जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में तो राजमार्ग तक पानी भर जाता है, और व्यवस्था किस कदर भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो गई, इसे इन मामलों से समझा जा सकता है। सवाल है कि अधिकारी समय से पहले काम पूरा होने पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अगर काम होता भी है तो उसकी ईमानदारी से निगरानी कर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आज अधिकतर राज्यों में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें आम हैं, और इस मामले में हर शहर में मनमानी और लापरवाही बरती जाती है। ठेकेदारों की सांठगांठ किसी से छिपी नहीं है। ठेका लेने वालों ने ईमानदारी से काम किया या नहीं, कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, और इसकी किसी स्तर पर जांच नहीं होती है। जब शिकायतें बढ़ जाती हैं तब अधिकारी जागते हैं, मगर इससे पहले काम पूरा होने का प्रमाण पत्र ठेकेदारों को मिल चुका होता है। नतीजा यह है कि अधूरे और लापरवाही से किए गए कार्यों को जनता झेलती है। ऐसी स्थिति में समाधान एक ही है, यहाँ सब चलता है कि मनोवृत्ति को अब बदलना होगा, बिचौलिया संस्कृति को खत्म करना होगा, निर्माण कार्यों का ईमानदारी से निरीक्षण हो, काम पूरा होने का प्रमाण पत्र सभी कसौटियों पर फर्क के बाद ही दिया जाए। यह निराशाजनक ही है कि ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। आज भ्रष्टाचार में जकड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। यह तभी संभव होगा जब संबंधित विभागों और उनके आला अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सख्त नियम बनाकर दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। समूचे तंत्र में बुनियादी परिवर्तन अब समय की जरूरत है। और मैं कह नहीं रहा हूं कि सबको पता है कि समस्याएं कहां कहां हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, लेकिन वही है कि समाधान कौन करेगा, वही हाल है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। यादों का झरोखा, वे दिन जो छिटक कर पीछे छूट गए, वे कहीं मरते नहीं हैं, वे बस मन की किसी भीगी हुई अलमारी के कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, जहां धूल तो जमती है पर समय का पानी उन्हें धुंधला नहीं कर पाता है। जब कभी आधी रात को गांव के घर की छप्पर से टपकती बूंदों की आवाज याद आती है, या किसी पुराने सूटकेस से सूखे हुए गुलाब की महक उठती है, तो शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। इंसान सब कुछ कमा लेता है, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, चमचमाती गाड़ियों की पिछली सीट पर बैठकर शहर की रोशनियों को निहारता है, लेकिन कहीं एक बच्चा अकेला खड़ा होकर अपनी माँ के आंचल की छांव ढूंढ रहा होता है। मनीषियों ने शायद ऐसी ही किसी तड़प को याद करते हुए लिखा था, जब दिल में पुराने किसी अपने के दूर चले जाने का तीव्र उद्वेग उमड़ता है तो कंठ रुंध जाता है, आंखें भर आती हैं और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है।
सच ही तो है, हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, पर अतीत का वह धागा जब खींचा जाता है तो भीतर से आदमी इस कदर छिल जाता है कि कोई मरहम काम नहीं आता। वह पुराना घर जहां धूप की दीवारों से छनकर बड़े सलीके से आती थी, अब सिर्फ हमारी बंद आंखों में ही सलामत है। उस घर के हर एक कोने में हमारी हंसी के कंकड़, आंसुओं की नमी बिखरी पड़ी। माँ का वह रसोई घर जहाँ सुबह सुबह जलती हुई लकड़ी का धुआं आंखों में लगता था, पर उस धुएं से उठने वाली रोटियों की गंध पूरी दुनिया के इत्र से बढ़कर थी। पिता की वह पुरानी साइकिल वाला ऐनक का डब्बा जिसे छूने से भी हम डरते थे, आज जब वह याद आता है तो लगता है कि काश एक बार फिर उस डांट को सुनने के लिए सब कुछ निछावर किया जा सके। हम कहाँ भूल पाते हैं, हम तो बस भूलने का ढोंग करते हैं ताकि दुनिया हमें कमजोर ना समझे। हम दिन भर हंसते हैं, दफ्तरों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और हम अपने अकेले कमरे में पहुंचते हैं तो वह पुरानी कसक किसी धारदार चाकू की तरह हमारी रूह को भी चीर देती है। दरअसल हम सब अपने अपने हिस्से का अकेलापन जी रहे हैं। वह अकेलापन और कुछ नहीं, वह पुराने दिनों की अधूरी छोड़ दी गई बातें हैं। वे दोस्त जो कभी एक ही कप चाय को 4 हिस्सों में बांटकर पिया करते थे, आज ना जाने किन किन शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों में खो गए हैं। अब उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक फोन नंबर है, जिस पर कॉल करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि कहीं वह व्यस्त तो नहीं होगा। वह नीम का पेड़ जिसके नीचे हमने ना जाने कितने ख्वाब बोए थे, आज शायद काट दिया गया होगा, पर हमारे भीतर उस पेड़ की पत्तियां आज भी खड़ाती हैं। जब कोई बहुत खुशहाल इंसान भी अचानक किसी सुंदर चीज को देखकर या मधुर स्वर को सुनकर अचानक उदास और बेचैन हो जाता है, तो असल में उसका मन बिना जाने ही अपने अतीत के गहरे अमिट छापों और पुराने आत्मीय संबंधों को याद करने लगता है। हम जितने बड़े होते जाते हैं, हमारा बचपन हमसे उतना ही दूर एक स्टेशन पर छूट जाता है और हम एक ऐसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं जिसकी कोई वापसी नहीं है। और बारिश की वह पहली बूंद जब मिट्टी पर पड़ती है तो जो सौंधी खुशबू हवा में घुलती है, वह सीधे खींचकर बचपन के उस आंगन में खड़ा कर देती है जहां हम नंगे पांवों कागज की नाव तैयार करते थे। अब हमारे पास महंगे जूते हैं, पानी से बचने के लिए छतरियां हैं, लेकिन वह बारिश अब कभी वैसी नहीं होती। अब पानी सिर्फ बाहर गिरता है, मन के अंदर सब कुछ सूखा रह जाता है। हम शहर के जहर को पीते पीते इतने सख्त हो चुके हैं कि अब रोना भी चाहे तो आंसू पलकों के किनारे आकर जम जाते हैं। और बेबचपन की बातें, माँ की गोदी में सिर रखकर सो जाने की वह बेफिक्र सुकून अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं खरीदा जा सकता है। जीवन असल में एक लंबा शोक गीत है और जिसे हम मुस्कुराकर गाने की कोशिश करते हैं। जो चला गया है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता, चाहे हम कितनी ही प्रार्थनाएं कर लें, कितनी भी ही मन्नतें मांग लें, मगर वह बीता हुआ समय हमारे भीतर एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो कभी भरता नहीं है। बस उस पर यादों की एक हल्की सी परत जम जाती है और जब भी हवा का कोई झोंका उस परत को हटाता है तो हम फिर से वही बेबस इंसान बन जाते हैं जो अपने गुजरे हुए कल के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत का वह भाव जब उद्धव कृष्ण से विदा लेते हैं कुछ ऐसा ही है। जब सब कुछ छूट रहा होता है तो केवल उस दयालु भाव का ही सहारा बचता है। जिंदगी के सफर में हम सब एक दूसरे से बिछड़ते हुए यात्री हैं जो अपनी अपनी पोटली में गुजरे हुए जमाने के कुछ सूखे आंसू और पुरानी हंसी जैसे यादें सहेज कर चल रहे हैं। यादों के झरोखे हमें अतीत के अनुभवों का एहसास कराते रहते हैं। जब तक सांसें हैं या टीस बनी रहेगी, जब आंखें बंद होंगी, शायद तभी इस छूटे हुए जमाने से हमारी आखिरी मुलाकात होगी। क्या होगी? मुलाकात होगी। ये आप देख लीजिए, टिप्पणियां हैं। इन्हें भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाढ़ की त्रासदी। तिब्बत से लगे नेपाल के रसुआ और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुए जान माल के नुकसान ने सभी को झकझोर दिया। इस त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई जबकि 500 से ज्यादा लापता हैं, जिनमें से 100 से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। बाढ़ से कई पुल बह गए, कम से कम 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाएं
क्षतिग्रस्त हो गई। प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्टों उपग्रह से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास पहाड़ी से चट्टानों के खिसकने के बाद बाढ़ आई। यानी यह हिमालय की संवेदनशीलता और उसकी पारिस्थितिकीय प्रकृति को समझने तथा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। बाढ़ की खौफनाक तस्वीरों से यह समझना मुश्किल नहीं है कि जब प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाती है तो मानव सभ्यता उसके आगे विवश हो जाती है। प्रकृति मनुष्य का संबंध अत्यंत गहरा एवं परस्पर निर्भरता पर आधारित है। जब इसमें कृत्रिम असंतुलन होता है तो यह विनाशकारी घटनाओं का कारण बनता है। इसीलिए हमने कहा ना कि सोच समझकर हमें किसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये आप देखिए उत्तराखंड है, क्या है ये? उत्तराखंड है, ये नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले भोटे कोसी नदी में अचानक बाढ़ आई और जिससे तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि आसपास के धादिंग, नोवाकोट और चितवन जिले भी इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ से लापता भारतीयों में ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग के मुताबिक पहाड़ी से चट्टानों एवं मिट्टी के खिसकने से नदी अवरुद्ध हो गई और वहां बनी झील के टूटने से भीषण बाढ़ आ गई। और यह त्रासदी इस बात का संकेत है कि हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से कितना संवेदनशील है। प्रकृति हमें जल, वायु, भूमि, वन और जीवन के लिए आवश्यक अनेक संसाधन प्रदान करती है, मगर विकास और आधुनिक जीवन की दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के बजाय उसका अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया। अब उत्तराखंड में देख लीजिए कितनी आपदाएं आती रहती हैं। जंगलों की कटाई, पहाड़ों का अतिक्रमण, नदियों के मार्गों में हस्तक्षेप और अनियोजित निर्माण जैसे कार्यों का परिणाम बाढ़ जैसी विनाशकारी त्रासदियों के रूप में सामने आ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन नदियों को नेपाल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संभावना की जीवन रेखा माना जाता है, उन्हीं के किनारे बेतरतीब बस्तियां, सड़कें और अन्य ढांचागत संरचनाएं तैयार कर दी गई। विकास आवश्यक है, लेकिन इस क्रम में पहाड़ों की प्रकृति की अनदेखी अंततः जोखिम का विस्तार बन जाता है। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया। मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ती है तो कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा या बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है। साफ है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बाढ़ जैसी त्रासदी को जन्म देती है। बहरहाल विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बचाव, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वहां की सरकार के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय किया जा रहा है। मगर इस बाढ़ से नेपाल के साथ लगते बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी खतरा मंडराने लगा। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वहां एहतियाती तौर पर सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए जाएं ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके। विकास चाहिए लेकिन विनाश की शर्त पर नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? संकट की आहट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सरकार और नागरिकों दोनों के लिए चेतावनी का संकेत है। बीते 24 घंटे में यहां 138 नए मामले सामने आए और जिससे कुल प्रभावित लोगों की संख्या 2446 हो गई। हालांकि सरकार सतर्क नजर आ रही है और उसकी तैयारियां एवं अधिकारियों की नियमित बैठकों से स्पष्ट है कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। मगर सवाल है कि स्वाइन फ्लू के छिटपुट मामले पिछले कुछ वर्षों से सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है? क्या शुरू में इस बीमारी को गंभीरता से ना लेने की वजह से इसका प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि जाहिर है कि अगर समय रहते लोगों को सचेत करने के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था के तंत्र को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए तैयार कर दिया गया होता है तो स्थिति को शुरू में ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगर अब भी सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो जो जटिल स्थितियां पैदा होंगी उनसे निपटना आसान नहीं होगा। निसंदेह यह समय सभी के लिए सजग रहने का है, क्योंकि देश के अन्य राज्यों में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली के अस्पताल में इस बीमारी के लक्षणों वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया कि कोई नया विषाणु नहीं आया। यह हर साल आने वाली मौसमी बीमारी है। बावजूद इसके आम नागरिकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। चिकित्सकों के परामर्श पर अमल करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखने, भीड़भाड़ वाली जगहों से परहेज करने की जरूरत है। शासन प्रशासन को भी कोरोना काल के कटु अनुभव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और दूसरे राज्यों के अस्पतालों में दवाइयों एवं चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी ताकि मरीजों के उपचार में किसी तरह की कमी ना रहे। और इसके साथ ही आम लोगों को बचाव के उपाय और उचित समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने के
लेने के संबंध में जागरूक करने की भी ज़रूरत है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपको आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।